हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 अपने सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। आज के टारगेट्स हैं इंट्रोडक्शन टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होगा क्योंकि आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और साथ ही साथ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी आपने पढ़ रखी है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रखी है। तो आपको अंदाजा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर में आपको बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में कॉम्बो पैक बीटेक 6 सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। आरईसी का जो सब्जेक्ट है आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएगा और साथ में कॉम्बो पैक में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। आरईसी का सब्जेक्ट इंडिविजुअल भी मिल जाएगा और कॉम्बो पैक में भी मिल जाएगा, राइट। गेटवे क्लास की एप्लीकेशन में आपको वीडियो लेक्चर, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, AQ2 के पीवाईक्यू कवर अप हो जाएंगे और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। आरईसी के केस में मैं यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो आपको कराता रहूंगा। वन शॉट वीडियो में टोटल AQ2 के पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं AQ2 के वो भी हम कवर अप करते हुए चलेंगे, राइट। तो गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में इनरोल करा के आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ रेफ्रिजरेशन, पहला टॉपिक है आपका रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो थोड़ा बहुत आप इसमें आइडिया होगा आपको, तो उसी को, क्योंकि ये आपका बेस बन जाएगा कि रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो भाई घरों में आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है वही हमें इस सब्जेक्ट में बेसिकली पढ़ना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर continuously in order to maintain temperature continuously refrigerator system must run on a cycle। अच्छा, साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में बेसिकली दो एप्लीकेशन होती हैं थर्मोडायनेमिक्स की। व्हेन हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क, और अगर आप या पावर को या वर्क को कन्वर्ट कर रहा हो हीट में। अगर मैं फर्स्ट वन एग्जांपल बात करूं तो आपने पढ़ रखा है हीट इंजन। हीट इंजन का एग्जांपल क्या हो गया? आईसी इंजन या पावर प्लांट साइकिल, ये सब आपने पढ़ रखा है पावर प्लांट साइकिल। अगर मैं बात करूं जहां पर हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उस केस में हम क्या निकालते थे? इफिशियंसी निकालते थे। ध्यान करो जरा, हम निकालते थे इफिशियंसी। क्यों निकालते थे इफिशियंसी? बिकॉज दीज आर द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है, ठीक है। हीट की वजह से हमें कुछ ना कुछ वर्क मिल रहा है, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है। जबकि अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की बात करें, ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर, दीज आर द पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है। तो जो भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक वर्क देना पड़ता है। जो भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है उस केस में हमें निकालना पड़ता है सीओपी। तो भाई सीओपी कोई नया टर्म नहीं है, सीओपी को फुल फॉर्म क्या हो गई? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस बात को आप हमेशा याद रखो कि कोई भी ऐसी डिवाइस जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जहां पर जिसको चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ रहा है, पावर को देना पड़ रहा है, वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। उस केस में सिस्टम की परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम
एक एंटिटी का वर्ड जिक्र करते हैं जो कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, तब उसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए, उस डिवाइस की परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम एफिशिएंसी वर्ड का यूज करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं पावर प्लांट पे। अगर आपको याद होगा पावर प्लांट में देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है बॉयलर, ठीक है, एक होता है आपका टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। एंड व्हाट इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द पावर प्लांट इज स्टीम। तो आपको पता है कि बॉयलर प्रोड्यूस करता है स्टीम, उसके बाद स्टीम की वजह से टरबाइन रोटेट होती है, वर्क मिल जाता है आपको टरबाइन पे, स्टीम कंडेंस हो जाती है कंडेंसर में और फिर से पंप कर दिया जाता है लिक्विड को, बॉयलर में पंप कर दिया जाता है। नाउ यू कैन रिलेट दिस सेंटेंस, यहां पर मैंने जो लिखा है अब आप इसे रिलेट कर सकते हो कंटिन्यूअसली। अगर आप किसी भी डिवाइस में, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, आप आज का लेक्चर क्योंकि मैंने बताया इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आप अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है या फिर जो एयर कंडीशनर रखा हुआ है उससे रिलेट कर सकते हो, राइट। तो आपके घरों में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रखा होता है, कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर डाउन होता है। वो टेम्परेचर डाउन करने के लिए यू मस्ट रन अ साइकिल। अब जिस तरीके से पावर प्लांट में 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में, आपके घरों में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 हो गया कंप्रेसर, राइट, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस हो गई और इवोपरेटर हो गया। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट, यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो कहलाता है आपका रेफ्रिजरेंट, जो कि नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेंट इन चारों कंपोनेंट में, जैसे स्टीम सर्कुलेट करती है पावर प्लांट में, इसी तरीके से रेफ्रिजरेंट भी सर्कुलेट करता रहता है ये चारों कंपोनेंट में, और जहां क्या करता है, अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। अंदर से मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी सब्सटेंस रखा होता है, जैसे फ्रूट्स रखे होते हैं, वेजिटेबल रखे होते हैं, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है और कूलिंग हो जाती है। तो वर्किंग सब्सटेंस रहता है यहाँ पर, और जब तक साइकिल आपकी चलती रहेगी, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जब तक घूमता रहेगा, रेफ्रिजरेंट जब तक आपका घूमता रहेगा, जब तक आपको कूलिंग मिलती चली जाएगी। और जहां पर रेफ्रिजरेंट घूमना बंद कर देगा, या दूसरे शब्दों में आप कहो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक पावर देना बंद कर दिया, स्विच को अगर आपने ऑफ कर दिया, देन कूलिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो कूलिंग कंटिन्यूअसली चलता रहे, इसलिए हमें एक साइकिल पे रन करना पड़ता है सिस्टम को। दिस इज मेंटेलिटी। नेक्स्ट, वर्किंग सब्सटेंस इज रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लोअर टेम्परेचर करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, R11, R12, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, R11, R12, R134, these are the name of some कॉमन रेफ्रिजरेंट, राइट। तो रेफ्रिजरेंट का काम क्या हो गया, एब्जॉर्ब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बार बार इसे रिपीट करेंगे हम। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब द हीट एट द लो टेम्परेचर एंड रिजेक्ट द हीट एट द हायर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कहां पर होता है आपके घरों में, फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में कहां होता है, अंदर की साइड। जैसे आप फ्रिज का दरवाजा ओपन करते हो, टेम्परेचर डाउन होता है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट। तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों लो टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको बाहर जाके फेंक दे रहा है ना, एटमॉस्फेयर में उस हीट को जाके फेंक दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो ये रेफ्रिजरेंट का काम होता है, इसी वजह से हमें कूलिंग मिलती जाती है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए उसे एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होती है। एक्सटर्नल वर्क हम देते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिक वर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन। सम ऑफ द मेथड्स आर नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड एंड आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड। नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड ये आपका पहले यूज होता था। पहले मतलब जब मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब तक इन्वेंट नहीं हुआ था, जब तक कूलिंग जो होती थी वो नेचुरल आइस से होती थी। अगर आप हिस्ट्री, हालांकि हिस्ट्री आपके इसमें है नहीं, सिलेबस में आती नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जब जाओगे तो अक्रॉस द कंट्री जो बर्फ है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, है ना, ताकि हम अपने जो आपके गर्म देश हैं वहां पर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को एक्वायर कर सकें या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ला सके अपने सिस्टम में, राइट। तो पहले नेचुरल आइस से कूलिंग की जाती थी, ये पुराना मेथड हो गया, नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड हो गया। इवोपरेटिव कूलिंग वही है, जैसे गर्मियों में आप क्या करते हो, मटके में अगर पानी रखते हो तो वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। किस वजह से ठंडा होता है, इवोपरेटिव कूलिंग की वजह से होता है। ये सब टॉपिक थोड़े से और ज्यादा विस्तार में पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 5 में बहुत सारे अदर मेथड्स भी हैं,
जैसे मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन हो गया, अदर मेथड्स भी हैं जो कि यूज किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को लाने के लिए या मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए, राइट। नाउ आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड्स क्या हो गया आपके, गैस रेफ्रिजरेशन या इसे हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोल देते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। सेकंड हो गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 2 में। लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वीसीआरएस सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहां जो वर्किंग आपने पढ़ी थी वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेसिस पे ही थी, राइट। तीसरा आपका टॉपिक है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ोगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। नाउ ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी और ये 2-2 नंबर में अक्सर पूछ ली जाती है। इट इज द, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर मतलब समझेंगे इसका। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 ton of water at 0 degree Celsius in order to convert into the ice at 0 degree Celsius in 1 day, that is in 24 hour। इमेजिन करो आप 1 ton of water, 1 ton वाटर मतलब 1 टन वाटर कितना हो गया, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पानी है ना, और उस पानी का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। उससे मैं कितनी हीट निकालूं, उससे अगर मैं हीट निकाल दूंगा, हीट एब्जॉर्ब अगर करूंगा किसी तरीके से, तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं कितना हीट निकालूं, अमाउंट ऑफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव्ड, कितनी हीट में रिमूव करूं कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, कितनी देर में, 24 आवर्स में, राइट। तो 24 आवर में मैं कितनी हीट रिमूव करूं 1000 किलो पानी में, सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू द आइस, राइट। तो जैसे किसी भी फेज में चेंज होता है तो आपको पता है लेटेंट हीट पिक्चर में आ जाती है, और एक आपकी स्पेसिफिक हीट होती है जो Q = mc डेल्टा T होती है, और लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, लिक्विड से कन्वर्जन हो रहा है आपका आइस में, राइट, सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया मैंने, Q = ml, लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज 335 किलो जूल पर केजी। लेकिन हम बात कर रहे हैं 24 घंटे के लिए, 24 घंटे मतलब कितने मिनट हो गए, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट हो गए, 24 into 60। तो यहां से मैं 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन की न्यूमेरिक वैल्यू यहां से निकाल ली जाती है, Q = ml, m कितना हो गया 1000 kg, और लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 335 डिवाइडेड बाई 24 into 60, करीब करीब आ जाता है 212.2 किलो जूल पर मिनट, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। मतलब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली, जो ज्यादातर किताबों में अप्रोक्सीमेटली 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210 किलो जूल पर मिनट। इसको याद रख लो आप, इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे आप, Q = 210 किलो जूल पर मिनट, राइट। तो 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर रेट, तो कितना तेजी से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर 1 टन है और 2 टन है, 3 टन है, तो कितना तेजी है, 3 टन का एसी है तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो कितनी तेजी से हीट एब्जॉर्ब हम कर पा रहे हैं सिस्टम में, तो ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम शो करता है। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं 1 TR, 1 TR मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, अच्छा 210 है, 210 किलो जूल पर मिनट आया। अगर मैं इसमें 60 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 210 को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3.5। तो अगर मैं किलो जूल पर सेकंड में या किलो वाट में अगर मैं यूनिट देना चाहूंगा तो किलो जूल पर सेकंड हो जाएगा ना, किलो जूल पर सेकंड, राइट। तो किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट। तो 3.1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज आल्सो इक्वल टू 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट, जो कि यहाँ पर हमने डिराइव किया था। तो ये दोनों ही वैल्यू आप किलो वाट में भी याद रखो और किलो जूल पर मिनट में भी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू याद रखो। इसको न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ 2-2 नंबर में भी AQ एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, जो आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, मैंने बताया ना, जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब की जाती है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो रेट, किस रेट से हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, फ्रॉम अ क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस मतलब आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है वहां से किस
कितनी तेजी से, किस रेट से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है सो दैट कि वहां पर कूलिंग हो जाए, तो दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो वही बात आ गई, हम दूसरे शब्दों में बस डिस्कस कर रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम such as refrigerator, air conditioning and heat pump, the refrigeration effect is achieved by transferring heat from a lower temperature to a higher temperature region। तो देखो बाहर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर तो कम होता है और बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है। भाई गर्मियों की अगर बात करें, सराउंडिंग का टेम्परेचर 35, 36, 37 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर भाई 5 डिग्री, 6 डिग्री या 3-4 डिग्री भी आप मेंटेन करते हो। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसफर किया जा रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, बस यही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड। ये बात मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जो यूनिट होती है वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो कि हमने पीछे डेफिनेशन में देखा। तो ये भी भाई 2-2 नंबर में आ जाता है। नाउ प्रिंसिपल क्या होता है, यहां से कंसेप्ट आप समझो। अब मैंने बताया ना, 2 तरीके के थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन होते हैं, जहां पर एक तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। ये हमारी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। हमें रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए या किसी भी सिस्टम में कूलिंग लाने के लिए हमें बाहर से कार्य करना पड़ता है, बाहर से वर्क करना पड़ता है, पावर को देना पड़ता है, राइट। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्लॉसियस ने क्या कहा, क्लॉसियस ने क्या, देखो आपको नेचुरल सा प्रोसेस होता है, आपको मालूम है हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। जिस तरीके से करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, ठीक उसी तरीके से हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है। तो क्लॉसियस भाई साहब ने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operates on a cycle and transfer heat from a low temperature to a high temperature without any external work। अगर आप कोई ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हो जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को ट्रांसफर कर दे बिना किसी बाहरी मदद से या बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो इट इज इम्पॉसिबल, राइट। समझ गए मेरी बात। तो क्लॉसियस ने ये कहा कि अगर कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, वहां से आप हीट को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, वहां से हीट को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, और हाई टेम्परेचर, TH मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, TL मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर। आई होप थोड़ा बहुत चीजें आप लोग को रिकॉल हो रही होंगी। ये सब आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो पॉसिबल क्या है, रेफ्रिजरेटर में पॉसिबल क्या है, तो कह रहा है कि किसी बाहरी एक्सटर्नल वर्क के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक्सटर्नल वर्क दे दूं, अगर मैं एक्सटर्नल वर्क दे दूं तो भाई ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, राइट। तो एक्सटर्नल वर्क हम देते हैं किस फॉर्म में देते हैं, अगर मैं बात करूं अपने घरों में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में एक्सटर्नल वर्क हम देते हैं इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एक्सटर्नल वर्क दिया जाता है कंप्रेसर को। उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। नाउ ये बिल्कुल वही डायग्राम बन गया क्लॉसियस स्टेटमेंट वाला। लोअर टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर हो रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, और बस एक सिंबल और आ गया, W का सिंबल यहां पर और लगा दिया गया, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट द हीट टू द हाई टेम्परेचर मीडियम विद द हेल्प ऑफ by consuming the external work। तो आई होप ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा का पूरा ये सेंटेंस है, ये आपका समझ लो ये कंक्लूजन है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो। ये पूरे सब्जेक्ट का जिस्ट जो है, जो आपका निचोड़ है, वो इसी सेंटेंस में है। जो हम आपका यूनिट नंबर 2 सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी कंपटीशन एग्जाम में। तो इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम यानी जो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर का प्लेस हो गया, और हाई टेम्परेचर मतलब उसके बाहर का, एट सराउंडिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क इट इज पॉसिबल। रेफ्रिजरेटर यूज्ड टू मेंटेन द लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 37 डिग्री और आपको कितना मेंटेन करना है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो ये पॉसिबल है रेफ्रिजरेटर में अगर मैं एक्सटर्नल वर्क देता हूं, राइट। नाउ VCRS सिस्टम में मैंने बताया 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को लोकेशन दिखा देता हूं इसकी। घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है इसकी लोकेशन दिखा देता हूं कि कौन सा। आपने देख रखा है कि
जैसे ये ऊपर वाला जो प्लेस होता है जनरली आइस क्यूब बॉक्स होता है जहां पर आप बर्फ को जमाते हो। और आपने कभी नोटिस किया होगा तो जो बॉक्स होता है इसके चारों तरफ इस तरीके से ऐसे घूमी हुई क्या होती है, कॉइल्स लगी होती है। ये कॉइल्स क्या कहलाती हैं, इवोपरेटर कॉइल्स कहलाती है। इसी कॉइल्स के अंदर, इन्हीं कॉइल्स के अंदर रेफ्रिजरेंट आपका फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ये क्या हो गई आपकी इवोपरेटर कॉइल, राइट। इसके बाद आप देखो दिस इज कंप्रेसर। कंप्रेसर आपका ब्लैक कलर का ओवल शेप का अंडाकार शेप का एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट होता है। आपने जरूर नोटिस किया होगा, या कहते भी है भाई कंप्रेसर खराब हो गया 10 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है। तो सबसे जो आप कह सकते हो दिस इज द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगर ये खराब तो सब खराब। तो कंप्रेसर में कंप्रेसर को वर्क किया जाता है। कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जो कि गैसेस को कंप्रेस कर देता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर देता है, राइट। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट जा रहा है इवोपरेटर में, सॉरी कंप्रेसर से जाएगा रेफ्रिजरेंट इधर कंडेंसर में, कंडेंसर से जाएगा एक्सपेंशन डिवाइस में। आप देखो फ्रिज के पीछे, अभी तो वैसे थोड़े से जो फ्रिज आते हैं पीछे की साइड से कवर्ड होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा फ्रिज के आउटसाइड ये कंडेंसिंग कॉइल होती है। या आपने कभी नोटिस किया होगा रेफ्रिजरेटर सॉरी एयर कंडीशनर, जैसे विंडो एयर कंडीशनर है, आपने पीछे की साइड देखा होगा, जो विंडो के पीछे की ओर जो पार्ट होता है, एक पार्ट तो कमरे के अंदर होता है और एक पार्ट कमरे के बाहर होता है। तो कमरे के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसमें आपने इस तरीके से कॉइल्स को ऑब्जर्व किया होगा, दैट कॉइल्स आर नोन एज कंडेंसर कॉइल, दैट नोन एज कंडेंसर कॉइल। समझ गए मेरी बात? तो आप नंबर नोट करो। पहला पार्ट हो गया आपका, मान लेते हैं हम कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद आ गया कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आ गया एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद आ गया इवोपरेटर। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रिज के अंदर क्या रखा होता है? फ्रिज के अंदर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होती है, मिल्क होता है, पानी होता है। ये सब किसी ना किसी टेम्परेचर पे होते हैं। इनके पास अपनी खुद का कुछ टेम्परेचर होता है, अपनी हीट होती है। इस हीट को रिमूव करना, इस हीट को रिमूव करने का काम कौन करता है? रेफ्रिजरेंट करता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट जैसे इवोपरेटर में फ्लो करता है तो कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इसकी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट कौन एब्जॉर्ब करता है? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट इसकी हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट कैरी करके लेके आता है अपने साथ में, और इधर फटाक से आके बाहर की साइड जाके फेंक देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर एयर कंडीशनर की बात करें, देखो एयर कंडीशनर की जो साइकिल होती है और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की साइकिल होती है, दोनों की दोनों बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, समझ गए ना? तो आपने विंडो से एयर कंडीशनर सबने देख रखा होगा। विंडो एयर कंडीशनर में कमरे के बाहर जाके देख लो आप, विंडो के बाहर जाके देखो आप, तो आपको बिल्कुल गर्मी महसूस होगी। वहां वो एकदम गर्म हवा फेंक रहा होगा। तो वो गर्म हवा क्यों फेंक रहा है? क्योंकि वो अंदर कमरे की ठंडक को अपने साथ लेके आ रहा है। कौन? रेफ्रिजरेंट। फिर से समझो आप, रेफ्रिजरेंट अंदर कमरे की गर्मी को अपने साथ कैरी करके ला रहा है, यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर। हीट इज एब्जॉर्ब, अगर मैं कहूं यहां पर 2 टर्म आती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक आती है QL, QL इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, amount of heat absorbed by the refrigerant from the evaporator, from the evaporator, या फिर हम कह सकते हैं from the low temperature reservoir। एंड एक टर्म आती है आपकी QH। ठीक है, अब जो हीट को वो कैरी करके ले आ रहा है वो उसे बाहर फेंकना है, एटमॉस्फेयर में फेंकना है, दैट इज हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्ट कौन कर रहा है? हीट रिजेक्ट भी रेफ्रिजरेंट ही कर रहा है। हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट, heat rejected by the refrigerant to the condenser, heat is rejected by the refrigerant to the condenser। अब समझो जरा इसे, इसकी साइकिल कैसे काम करेगी। नाउ जैसे ही हमने कंप्रेसर को दिया इलेक्ट्रिक वर्क, कंप्रेसर को हमने W अमाउंट ऑफ वर्क दिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझो कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट दोनों कंडीशन में होता है। ये कभी तो लिक्विड की फॉर्म में होता है और कभी गैसेस की फॉर्म में होता है, और ये सर्कुलेट करता रहता है इन चारों कंपोनेंट्स में, सर्कुलेट करता रहता है। तो जब जब जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता रहता है वैसे वैसे भाई आपको कूलिंग
मिलती रहती है। बहुत सिंपल सा फंडा है। रेफ्रिजरेंट जैसे ही सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक पावर इसे देना बंद कर दिया, कूलिंग जो है आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इन चारों कंपोनेंट में, जब तक कूलिंग आपको मिल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि दैट मस्ट रन अ साइकिल। ये एक साइक्लिक वर्क में काम कर रहा है, और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो पूरा साइक्लिक उस पर काम करता है, राइट नाउ। तो जैसे ही हमने वर्क दिया कंप्रेसर को, कंप्रेसर से पहले कंप्रेसर के इनलेट पे अगर हम देखें, कंप्रेसर के इनलेट पे जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर मतलब ऐसा समझो कि रेफ्रिजरेंट इज इन वेपर फॉर्म। कंप्रेसर के इनलेट पे, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि ये यूनिट नंबर 2 में और अच्छे से बताएंगे, सो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में बता देता हूं। एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर की एंट्री पर रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में होता है। वेपर का टेम्परेचर, यानी इसके एग्जिट पे भी ये वेपर की फॉर्म में होता है, एग्जिट पे भी वेपर की फॉर्म में होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर, वेपर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ जाता है, राइट। कंडेंसर, कंडेंसर के देखो नाम से पता चल रहा है, कंडेंसर का काम है कंडेंस करना। तो जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है, वेपर तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और यहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। जो हीट कैरी करके लेके आ रहा है, रेफ्रिजरेंट जो हीट कैरी करके लेके आ रहा है, भाई यहां पर रिजेक्ट कर देता है द QH, लेट अस से दिस QH अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट। तो एक प्रोसेस यहां पर 1 से लेकर 2 हो गया प्रोसेस, और 2 से लेकर 3 प्रोसेस क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। 1 से लेकर 2 प्रोसेस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, जहां पर वेपर का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। नॉन एक्सपेंशन डिवाइस, देखो एक्सपेंशन डिवाइस ऐसी कैपिलरी ट्यूब होती है, इस तरीके से होती है, इसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन डिवाइस भी बहुत तरीके की होती है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर देखो लिक्विड है तो ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, आफ्टर एक्सपेंशन ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है रेफ्रिजरेंट, लेकिन इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है भाई, और प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है। जब लो टेम्परेचर, लो इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट व्हेन एंटर टू द इवोपरेटर, बहुत टेम्परेचर इसका माइनस में चला जाता है, इसका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। जब लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में एंटर करता है, यानी उस जगह पे एंटर करता है जहां पर आप बर्फ जमा रहे हो, या वो जो स्पेस जहां पर कूलिंग आपको चाहिए, जैसे ही वहां पर एंटर करेगा तो अंदर जो भी सामान रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल रखे हैं, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इवोपरेटर का मतलब क्या होता है, इवोपरेटर हो जाना, इवोपरेशन किसका होगा, लिक्विड का होगा, और जब लिक्विड का इवोपरेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर, आइडियली टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, बस इतनी सी साइकिल है। और हीट इज एब्जॉर्ब, नाउ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, बाय द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवोपरेटर। फिर से समझो, जो लो टेम्परेचर डिवाइस है, L का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, और H का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर डिवाइस है, लो टेम्परेचर डिवाइस से हीट एब्जॉर्ब होती है, और हाई टेम्परेचर मतलब कमरे से बाहर या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बाहर, यहां पर जाके हीट रिजेक्ट हो जाती है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखो आप, रेफ्रिजरेंट ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और रेफ्रिजरेंट ही हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहां पर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वहां टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, कूलिंग हो जा रही है, और जहां पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है वहां थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें बढ़ जा रहा है। बस इतना सा प्रोसेस है, इसको और ज्यादा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे जब यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो यहां पर आप समझो, कंप्रेसर से चल रहा है रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर से ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है, उसके बाद इसमें कूलिंग हो रही है, कूलिंग होने के बाद ये रेफ्रिजरेटर इवोपरेटर पे जा रहा है, इवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देन उसके बाद फिर वापस से कंप्रेसर में जाके फिर हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इनसाइड, अंदर की साइड कौन सा पार्ट है, इवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस ये अंदर होते हैं, जबकि कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल जो बाहर की साइड रखे होते हैं, अंदर से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर हीट रिजेक्ट किया जाता है। अब एक यहाँ पर एक डिवाइस आती है हीट पंप। हीट पंप का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है जो कि रेफ्रिजरेटर का होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हीट पंप इज आल्सो वर्क्स ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट, राइट।
तो इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट है जो हमने वहां पर रेफ्रिजरेटर के लिए नोट किया था। देखो यहाँ भी एरो ऐसे ही बना होता, क्यूएल अमाउंट। अब इसको रिलेट करो आप, ये इवापोरेटर है, ये कंडेंसर और यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है। ये इवापोरेटर है, ये कंडेंसर और ये कंप्रेसर लगा हुआ। कंप्रेसर में आपने डब्ल्यू भर दिया, ठीक, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इस डायग्राम को रिलेट करो आप, डब्ल्यू वर्क दिया, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यानी ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। ये डायग्राम इस तरीके से बन गया। रेफ्रिजरेटर, यहां से आपने वर्क दिया, ठीक, लो टेम्परेचर रिजर्वायर टीएल, और ये यहां से हीट एब्जॉर्ब हुआ क्यूएल, और क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो आई होप ये आप डायग्राम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के रिस्पेक्ट में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर। तो हीट पंप भी ऐसे ही काम करता है। ये रेफ्रिजरेटर है और ये हीट पंप है, दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है। हीट पंप भी इसी तरीके से काम करता है, बस केवल और केवल अंतर क्या है, हीट पंप का काम होता है हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना, जबकि रेफ्रिजरेटर का काम है लो टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब आप समझ रहे होगे सर गर्मियों में क्या जरूरत है हीट पंप की? नहीं, गर्मियों में हीट पंप की जरूरत नहीं होती है। हीट पंप की जरूरत होती है आपकी विंटर वेकेशन में, सॉरी विंटर वेकेशन नहीं, विंटर सीजन में जरूरत होती है, ठीक है। जो भी आपके ठंडे देश होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गई, यूएसए हो गया, तो ठंडे देश होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो इस हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, राइट। तो हीट पंप, जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग है उसको आपको गर्म करना है, तो जितने भी विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में उल्टा होता है। विंटर सीजन में आपको गर्मी चाहिए होती है, यानी ऐसी डिवाइस जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, लेट अस से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और ह्यूमन कंफर्ट किस में होता है? ह्यूमन कंफर्ट होता है भाई 21, 22, 23 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हीट को मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम हीट पंप करता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हीट पंप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। और विंटर में सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है, समर में सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल विल रिमेन सेम, लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो इसको समझो, आप इसको आप एक एग्जांपल से तौर में समझाता हूं, है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस से 2 कमरे हैं, कहीं आप नोट कर लेना, एक कमरा नंबर ए है, एक कमरा नंबर बी है। यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हुए, एक क्लासरूम ये है, एक क्लासरूम ये है, मान के चल लेते हैं। बीच में आपने क्या लगा दिया, विंडो एयर कंडीशनर लगा दिया। आपको मालूम है विंडो एयर कंडीशनर कैसे काम कर रहा है? विंडो एयर कंडीशनर में एक जो साइड है ये तो कंडेंसर हो गया, है ना, और ये वाली जो साइड है ये हो गई इवापोरेटर। फिर से समझो, विंडो एयर कंडीशनर में एक साइड तो कंडेंसर है और एक साइड इवापोरेटर है। जो इवापोरेटर वाली साइड है, यानी जो कूलिंग वाली साइड है, जो कमरा नंबर बी में जो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, आपने जैसे ही विंडो एयर कंडीशनर को ऑन किया, अब क्या होगा, जो कमरा नंबर बी में जो बच्चे हैं उनको तो कोल्ड एयर आएगी, वो क्या महसूस करेंगे, कोल्ड एयर महसूस करेंगे। और जो कमरा नंबर ए में जो बच्चे जो, क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, यहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इधर रिजेक्ट कर रहा है, कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट कर रहा है, अभी हमने देखा। तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट कमरा नंबर बी से, और हीट को रिजेक्ट कर रहा है, यानी यहां तो फेंक रहा है ये हीटेड एयर फेंक रहा है, या गर्म हवा फेंक रहा है, हीटेड एयर फेंक रहा है। तो बताओ जरा मुझे, जो सेम विंडो एयर कंडीशनर है, तो कमरा नंबर बी में जो बच्चे बैठे हैं वो तो कहेंगे भाई ये विंडो एयर कंडीशनर है, या हम कह सकते हैं कि वो तो कहेंगे कि वो ये रेफ्रिजरेटर है। और जो कमरा नंबर ए में जो बच्चे बैठे हैं, इसी डिवाइस को, उनके लिए ये डिवाइस क्या हो जाएगी, हीट पंप का काम करेगी, है ना। ये सेम डिवाइस हीट पंप का काम करेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर कूलिंग हो रही है, यहां पर हीटिंग हो रही है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कमरा नंबर बी में, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कमरा नंबर ए में, ठीक। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, बट एप्लीकेशन पार्ट अलग है। रेफ्रिजरेटर को हम गर्मियों में यूज करते हैं और हीट पंप को सर्दियों में यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और रेफ्रिजरेटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसको रीड आउट कर लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो टेम्परेचर मेंटेन करता है,
एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में, और ये हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर कंपैरिजन में, राइट। तो ये ट्रांसफर करता है हीट एनर्जी, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस है, इवोपरेटर इज लोकेटेड। अब रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर ही होता है ना इवोपरेटर, और बाहर होता है कंडेंसर, बाहर कंडेंसर होता है कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है इवोपरेटर से और कंडेंसर में रिजेक्ट की जाती है, तो कंडेंसर बाहर की ओर लगा होता है। जैसे स्प्लिट एसी होता है, स्प्लिट एसी में आप कहीं छतों पे रख देते हो ना, जो छत पे रख देते हो वो कंडेंसर ही होता है, और जो आपके कमरे के अंदर होता है वो इवोपरेटर होता है, लो टेम्परेचर डिवाइस होती है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। जबकि हीट पंप के केस में उल्टा हो जाता है, हीट पंप के केस में उल्टा हो गया, इवोपरेटर इज लोकेटेड आउटसाइड द रूम, इवोपरेटर बाहर की साइड लोकेट होता है ना, और ये कंडेंसर जो है वो अंदर की साइड होता है, यानी बाहर की तरफ से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और कमरे में फेंका जाता है। देखो हीट मतलब गर्मियों में भी आप एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हो, समझ रहे हो, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब बाहर की हीट, बाहर अगर टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री भी है, उस हीट को भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है और अंदर कमरे में लिया जा सकता है। तो अंदर कमरे वाला पार्ट क्या हो गया, कंडेंसर हो गया। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द हीट पंप। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप इसकी वर्किंग समझ गए हो तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर है, हीट पंप है, ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड, यानी कितनी हीट मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं रेफ्रिजरेटर से टू द वर्क डन। सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन, और ये वही है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, Q अपॉन W, और डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड इज कॉल्ड COP, द अमाउंट ऑफ, ये सब मैंने बता दिया कितना अमाउंट में कितना अमाउंट, देखो Q के बहुत सारे मतलब वर्ड्स हो सकते हैं, कितना अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं रेफ्रिजरेटर से, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस और द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये सारी बातें एक ही हैं, देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया, कूलिंग इफेक्ट हो गया, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो गया, कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस, ये सारी बातें एक ही हैं। जितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब कर रहे हो रेफ्रिजरेटर से या ऐसी जगह से जहां पर आपको कूलिंग कम लो टेम्परेचर चाहिए, वो सारे के सारे ये सब क्यू में आ गए। अलग अलग नाम है, बस आपको ध्यान रखना है क्यू है क्या। W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि आप बाहर से कर रहे हो, इलेक्ट्रिक वर्क की फॉर्म में कर रहे हो। इफिशियंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ COP, द वैल्यू ऑफ द COP की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज्यादा होती है, जबकि हीट इंजन के केस में जब आप इफिशियंसी निकालते थे उसकी वैल्यू 1 से कम आती है, COP की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी COP की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, इसका मतलब आपकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, रनिंग कॉस्ट ऑफ द हायर द वैल्यू ऑफ द COP लोअर द रनिंग कॉस्ट, यानी COP की वैल्यू ज्यादा होना ये फायदेमंद है। COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन अगर मैं बात करूं COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर कह लो या कह लो हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट या वर्क डन, ठीक। नाउ कूलिंग इफेक्ट इज Q, द कूलिंग इफेक्ट इज, अगर इस डायग्राम की बात करूं तो कूलिंग इफेक्ट कहां पर आ रहा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, QL अपॉन W इज द कूलिंग इफेक्ट। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, इस डायग्राम से देख लो आप, दो ज्यादा आसान रहेगा। अब देखो ये एरो इधर जा रहा है, 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 तो मैं कह सकता हूं QL प्लस W इज इक्वल टू QH, जैसे किरचॉफ लॉ लगाते हो ना वैसे लगा दो आप। हीट फ्लो कर रही है, यहाँ देखो एरो इधर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और W इधर से राइट से आ रहा है, तो दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, QL प्लस W इज इक्वल टू QH मैं लिख सकता हूं। तो वही जो पॉजिटिव नेगेटिव आप करते हो ना, हीट एब्जॉर्ब हीट रिजेक्टेड को पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन, और उसको पॉजिटिव नेगेटिव वैसे भी कर सकते हो, ये मैंने आसान तरीका बता दिया, इसको ऐसे समझ लो आप। यहां से हम कह सकते हैं QL प्लस W इज इक्वल टू QH, राइट। तो यानी W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, QH माइनस QL। नाउ वी कैन अप्लाई दिस इनटू द into the above equation, hence we can see COP of the refrigerator is equal to QL
अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, in term of temperature we can write down COP of the refrigerator is equal to Q की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा TL अपॉन TH माइनस TL, where temperature is in केल्विन। तो यहां पर देखो कॉर्नोट साइकिल हम यूज करते हैं हीट इंजन के लिए। यहां पर जितने भी वर्ड होते हैं रिवर्स कॉर्नोट साइकिल, जितने भी वर्ड होते हैं रिवर्स में होते हैं। तो रिवर्स कॉर्नोट साइकिल का एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। वहां से ये कन्वर्जन आ जाता है, ये जो क्यू की टर्म में आ रही है सीओपी, वो इस फॉर्म में आ जाती है, टेम्परेचर की टर्म में आ जाती है। छोटा सा डेरिवेशन है, राइट। तो ये फार्मूले, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा फार्मूला इस न्यूमेरिकल में लगेगा। तो इन चारों फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक इसी तरीके से देखो कोफिशिएंट ऑफ सीओपी ऑफ द हीट पंप, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस बीच में बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। और हीट पंप का डायग्राम बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस बीच में क्या लिखा हुआ है, एचपी। और मैंने बताया सीओपी ऑफ द HP इज द डिजायर्ड इफेक्ट, नीचे पीछे लिखा था ना डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा हीटिंग हो रही होगी, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट वहां पर क्या है, कूलिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट या वर्क डन, कितना हम कर रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, यहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिजेक्ट कहां पर हो रही है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में या कंडेंसर में रिजेक्ट हो रही है। जितनी ज्यादा हीट रिजेक्ट होगी, समझो आप, जितनी ज्यादा हीट रिजेक्ट होगी उतना ही बढ़िया मेरा हीट पंप है, राइट। तो हीट रिजेक्ट हो रही है, कितनी अमाउंट ऑफ रिजेक्ट हो रही है, क्यू एच अपॉन डब्ल्यू। तो डायग्राम से आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। और ये बात मैंने आपको पीछे भी लिख दिया था, क्यू एच के क्या मतलब है, ये मैंने लिख दिया था। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, तो इसमें कुछ भी डायग्राम में तो कोई चेंज ही नहीं है। तो वी कैन सी दिस, इस डायग्राम से QL प्लस डब्ल्यू, ऑल्सो QL प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू QH। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू सेम ही हो जाएगा जो आपका पिछले उसमें आया था, QH माइनस QL। तो वी कैन सी दैट COP of the heat pump, we can write from this equation, we can write this is QH, COP of the heat pump is equal to QH upon QH minus QL। in term of temperature, COP of the heat pump can be written as, बस Q को रिप्लेस कर दो आप T से, TH अपॉन TH माइनस TL, where टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो यहां पर जब हम इसे फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल में, तो टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। अगर आपने डिग्री में रख दिया तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। नाउ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ द हीट पंप। रेफ्रिजरेटर यहां पर मैंने डिराइव कर दिया, छोटा सा डेरिवेशन है, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दो आप इक्वेशन नंबर 2। तो सीओपी एलएचएस में माइनस करोगे सीओपी ऑफ द हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आरएचएस में माइनस करो क्यूएच अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल, क्यूएल अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल। तो यहां पर आप देखो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो इसने एलसीएम ले लिया आपने, QH माइनस QL और QH माइनस QL आ गया, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, राइट। तो COP ऑफ द हीट पंप माइनस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, हेंस COP ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस 1। यानी
हीट पंप की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा एक ज्यादा आती है। अगर आपके रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 3 आ रही है तो सेम डिवाइस को अगर आप हीट पंप की तरह यूज करोगे तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आएगा, 3 + 1 = 4। ठीक है, फिर से समझो, सेम डिवाइस जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर जिस डिवाइस से आप रेफ्रिजरेशन का काम ले रहा हो उसी डिवाइस को अगर हीट पंप की तरह यूज करोगे तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक ज्यादा आती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कुछ एकेटीव में भी आते हैं, इस पे कभी कभी आ जाते हैं, हालांकि आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऑलरेडी इस यूनिट नंबर 1 में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ना है, जिसके न्यूमेरिकल बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन एक दो बार इसमें एकेटीव में भी इस तरीके के क्वेश्चन सीओपी बेस पे भी आ चुके हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन एकेटीव में है वो भी मैं आपको करा दूंगा। राइट, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट 4 डिग्री बाय रिमूविंग द हीट एट अ रेट ऑफ 360 किलो जी। देखो जहां पर हीट रिमूव हो रही है, आप क्वेश्चन जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा हीट रिमूव यानी क्यूएल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 किलो जूल पर मिनट। ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर सेकेंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे किलो जूल पर सेकेंड में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 60 किलो जूल पर सेकेंड, और वी कैन से दिस इज 6 किलोवाट। राइट, तो QL की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोवाट। आगे कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड द पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर। पावर इनपुट मतलब W की बात कर रहे हैं, कितना वर्क डन हम कर रहे हैं, 2 किलोवाट। W इज 2 किलोवाट। डिटरमाइन नंबर 1 COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर का जो पहला फॉर्मूला क्या था, दैट इज QL अपॉन W। QL की वैल्यू है 6 और W की वैल्यू है भाई 2। तो यहां से COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 3। अच्छा, COP की कोई भी यूनिट नहीं होती है, COP की यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन मतलब QH की बात कर रहा है। तो मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स से जब हमने फर्स्ट लॉ लगाया था तो मुझे पता था भाई QH इज इक्वल टू QL प्लस W। पीछे देखो आप, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, QL की वैल्यू कितनी है भाई 6 और W की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 2। तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 किलोवाट। तो QH की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं ये आपने पहले भी कर रखे होंगे इस तरह। देख लो आप, इसमें अच्छे से देख लो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हीट पंप हैज अ, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हीट पंप की बात कर रहा है, हीट पंप की COP कितनी है, 1.7। तो भाई COP जो 1.7 दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है हीट पंप का, QH अपॉन W। QH अपॉन W। COP की वैल्यू दे रखी है 1.7। QH हमसे क्या पूछा गया है, हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द हीट पंप। मतलब QL की वैल्यू भी दे रखी पूछ रही है, और फ्रॉम मतलब QH की वैल्यू भी पूछ रखी है। QL और QH दोनों ही पूछ रखा है। वर्क डन, वर्क कितना दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है, 50 किलो जूल में। राइट, तो QH अपॉन W, यहां से QH निकल आया 85, और हमें पता है QH इज इक्वल टू QL प्लस W। तो 85 यहां पर रख दिया, QL की वैल्यू यहां से निकल आई 35। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी यहां पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर दे रखा है, यानी मुझे, भाई मेरे को तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप अपने आप से इसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सर ने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें से मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं। आप ऊपर से करते हुए चलोगे तो आप देखोगे वो टेम्परेचर वाला फार्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा। राइट, तो टेम्परेचर फ्रीजर मेंटेन कर रहा है, कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, -15। तो मैं कह सकता हूं कि लो टेम्परेचर कितना है, -15 डिग्री सेल्सियस। और मैंने बताया कि -15 को आप डिग्री सेल्सियस में लगा नहीं सकते, आपको लगाना केल्विन में ही है। तो -15 प्लस 273 इज इक्वल टू 258 केल्विन, 258 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट, द एम्बिएंट एयर, बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो बाहर का टेम्परेचर जहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है
भाई ये कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस को भी मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 प्लस 273 इज इक्वल टू 303 डिग्री केल्विन। ठीक। फ्रॉम द फ्रीजर एट अ रेट कंटिन्यूस रेट ऑफ द एम्बिएंट हीट, क्या कह रहा है कि दोनों में ये मेंटेन्स द हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब बोल रहे हैं ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है किस रेट से, और हीट एब्जॉर्ब मुझे पता है क्या होती है, दिस इज QL। QL is the amount of heat absorbed, 1.75 किलो जूल पर सेकेंड। तो किलो जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट किलोवाट। तो इसको मुझे कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटिन्यूअसली। कितनी पावर मुझे चाहिए, यानी वर्क डन मुझे कितना करना है कि सो दैट मेरी ये रिक्वायरमेंट मेंटेन हो जाए, जो मैं टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहा हूँ वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो भाई सबसे पहले तो आप लगाओ, निकालो COP। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मुझे रेफ्रिजरेटर का लगाना है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL। TL की वैल्यू 258 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 258। तो इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, 258 अपॉन ये आ जाएगा 5.73, दिस इज इक्वल टू 5.73। तो भाई COP की वैल्यू आ गई रेफ्रिजरेटर की। सेकंड, अगर मैं ये वाला COP का एक फार्मूला मुझे और पता है जो बेसिक डेफिनेशन से आ रहा है, दिस इज QL अपॉन W। तो COP तो निकल ही आया 5.73 इज इक्वल टू QL की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखी है 1.75 डिवाइडेड बाई W। तो भाई यहां से क्या मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाल तो W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दिस इज 5.73 is equal to 1.75 upon W is equal to 0.305 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द कंडेंसर इन किलो जूल पर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आपको जो हीट ट्रांसफर निकालना है किलो जूल पर आवर में निकालना है। तो जो वर्क डन दे रखा है, हमें वर्क डन दे रखा है 0.75 किलोवाट। तो इसको पहले मैंने कन्वर्ट कर लिया किलो जूल पर आवर में, तो सारे के सारे जो आपकी यूनिट है वो आपकी बैलेंस हो जाएगी, राइट। क्या कह रहा है कि विच हैज अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। मैंने बताया रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिखा हो, चाहे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखा हो, चाहे कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर लिखा हो, चाहे हीट एब्जॉर्ब लिखा हो, राइट। तो ये सारी बातें एक ही है, चाहे कूलिंग इफेक्ट लिखा हो, ये सारी बातें एक ही हैं। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है, यानी QL की वैल्यू दे रखी है 12,000 किलो जूल पर आवर, और पावर इनपुट कितना दे रखा है 0.7। देखो क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस है, बस आपको यूनिट में ध्यान रखना है। अगर आप किलो जूल पर आवर, एक घंटे में कितने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 सेकेंड एक मिनट में। तो यानी आप किलो जूल पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको 60/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही अगर मैं उल्टा कह दूं, किलो जूल पर सेकेंड है, इसको किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो भाई 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सीधा सा हिसाब है। तो ये आ जाएगा 2700 किलो जूल पर आवर। W की वैल्यू पता चल गई, QL की वैल्यू पता चल गई, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकल आएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 2700 इज इक्वल टू 4.44। नाउ COP QH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 प्लस 2700 इज इक्वल टू 14700 किलो जूल पर आवर। तो दोनों चीजें यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस आ गया क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भाई AK2 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका AK2 में, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था, और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। जो क्वेश्चन आपके AK2 में आए हुए थे, और जो रिवर्स कॉर्नर साइकिल की बात कर रहे हैं, और रिवर्स कॉर्नर साइकिल का जो एक छोटा सा डेरिवेशन है, और उसके बेसिस जो COP के न्यूमेरिकल हैं, वो एक दो बार AK2 में पूछे जा चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा डाटा चेंज था। देखो क्वेश्चन समझते हैं। फ्रिज फ्रीजिंग प्लांट एक कोई बहुत बड़ा रेफ्रिजरेशन प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 40 टन। तो मैं कह सकता हूं भाई ये क्या हो गया 40 टन, क्या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो आप देखो RAC सब्जेक्ट में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये कई बार न्यूमेरिकल में रिपीट होगा।
अब 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना हो गया, QL की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो 1 टन की 3.5, तो 40 टन की क्या होगी, 40 इंटू 3.5, तो 4 तिया 12 और 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140, 140 किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट। तो QL की वैल्यू आ गई, QL की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज -35। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इज -35 और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब TL की बात कर रही है, TL इज इक्वल टू -35 को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 इज इक्वल टू 238 केल्विन। इसी तरीके से एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 को आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 303 केल्विन। नाउ COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर की टर्म में TL अपॉन TH माइनस TL, TL की वैल्यू कितनी दे रखी है, 238 डिवाइडेड बाई 238 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 238, तो बताओ जरा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, इसे आप कैलकुलेट कर लो, 238 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 238 इज इक्वल टू 3.66, राइट। नाउ क्या पूछा गया है, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20%, देखो बस यही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट, टिपिकल भी नहीं हो गया, बस आपको पता होना चाहिए कैसे होना है। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20% ऑफ द थ्योरेटिकल साइकिल वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। तो ये जो COP आई ये आपकी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है ये COP, ठीक। तो COP एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा है, एक्चुअल COP इज इक्वल टू 20% ऑफ द COP थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकल आपने COP निकाली, इट मींस COP एक्चुअल इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 इंटू 3.66 इंटू 3.66 कितना हो गया ये, 20% ऑफ 3.66 इज इक्वल टू 0.732, राइट। ऑल्सो वी नो दैट COP का फॉर्मूला, अब मुझे थ्योरेटिकल वाली कैलकुलेशन भूल जाऊं क्योंकि एक्चुअल प्लांट की बात कर रहे हैं हम, थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूला भूल के COP का जो फॉर्मूला होता है QL अपॉन W, ये मैं लगा देता हूं। COP की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई, 0.732 और QL की वैल्यू मैंने निकाली थी 140, तो भाई यहां से W की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आ गई 191.2 किलोवाट। तो ये फाइनल आंसर हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया इंट्रोडक्शन टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, सिंपल एक आपके घरों में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करता है, रेफ्रिजरेंट का क्या रोल होता है, किस तरीके से ये कंटिन्यूसली साइकिल पे वर्क करता है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट रिजेक्ट किया जाता है, कमरे के अंदर से हीट एब्जॉर्ब की जाती है और कमरे के बाहर हीट को रिजेक्ट किया जाता है। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हमने कर लिए, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बेसिस पे, राइट। तो AK2 का REC का जो सब्जेक्ट है आपको गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में इंडिविजुअल भी मिल जाएगा और आपको कॉम्बो पैक के साथ भी मिल जाएगा, राइट। कॉम्बो पैक में टोटल देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट इन द कॉम्बो पैक। सब्जेक्ट में आपको यूनिट बेस्ड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, AK2 के PYQ कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको यूनिट वाइज 1 शॉट वीडियो अवेलेबल करा दूंगा एप्लीकेशन पे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, बच्चों।